शिवम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिया, ये है मिस्टर आदित्य मलिक। ये सुनते ही सबके चेहरों पर हैरानी और बढ़ गई। जो लोग शिवम को जानते थे वो जानते थे कि वह किसी का परिचय देते वक्त हमेशा उनके परिवार या पद का जिक्र करता है, लेकिन इस बार उसने बस इतना कहा, मिस्टर मलिक, क्योंकि आदित्य मलिक का नाम अपने आप में ही काफी था। इस नाम को सुनते ही हर कोई समझ गया कि ये नौजवान कौन है। ये शख्स आदित्य मलिक है। प्रिया चौंक गई। आदित्य ने बिना कोई भाव दिखाए प्रिया की तरफ देखा और बोला, तुम तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, मिस मेहरा। ये सुनकर प्रिया थोड़ी असहज हो गई। उसने तुरंत एक कदम पीछे लिया और अनजाने में रुद्र की तरफ देखने लगी। आदित्य ने जैसे ही देखा कि प्रिया की नजर रुद्र पर गई है, उसके चेहरे का रंग बिगड़ गया। आंखों में गुस्से की ठंडी चमक उतर आई। सोचा नहीं था कि खुद मिस्टर मलिक यहां आएंगे। सही कहा, आज तो मानो सारे बड़े लोग यहां इकट्ठे हैं। सौरभ, रेवती, महेंद्र और अब आदित्य मलिक भी। अब तो मजेदार तमाशा होगा। मुझे तो लगता है कि ये सब लोग उसी लड़के के लिए आए हैं जो प्रिया के पीछे खड़ा है। बेचारा, उसने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। सबकी निगाहें अब आदित्य पर थी और लोग धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आपस में बातें करने लगे। अब सबकी नजरों में रुद्र के लिए बस दया थी। सबको लग रहा था कि ये लड़का खुद को बहुत बड़ा समझ बैठा है। आदित्य मलिक की लड़की को छीनने की कोशिश, ये तो खुद मौत को बुलावा देने जैसा है। मिश्रा फैमिली के सदस्य भी तमाशा देख रहे थे। उनके दिल में रुद्र के लिए कोई सम्मान नहीं था। वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब वो सबके सामने बेइज्जत हो। अगर प्रिया का रिश्ता आदित्य से होता तो परिवार के कई लोग जो खुद उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, उन्हें फायदा होता। लेकिन अगर वो रुद्र के साथ रहती तो किसी को कुछ नसीब नहीं होता। इसलिए ज्यादातर लोग आदित्य के पक्ष में थे। शिवम मुस्कुराया और बोला, प्रिया, तुम बैठो, थोड़ी देर में खाना परोसा जाएगा। ठीक है, प्रिया ने सिर हिलाया। शिवम ने फिर रुद्र की तरफ देखा। कुछ पल झिझकने के बाद बोला, तुम भी बैठ जाओ। असल में शिवम को रुद्र के लिए थोड़ी सहानुभूति थी। उसे लग रहा था कि आज शायद ये लड़का इस रेस्टोरेंट से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। इसलिए उसने पहल करके उसे बैठने को कहा। रुद्र, चलो यहां बैठते हैं, प्रिया ने कहा। वो सौरभ और आदित्य के साथ एक ही टेबल पर बैठना नहीं चाहती थी, इसलिए रुद्र को साथ लेकर दूसरी टेबल की तरफ चली गई। प्रिया के बैठने के बाद रुद्र भी पास में बैठने लगा ही था कि अचानक सौरभ की भारी आवाज गूंजी, रुको। रुद्र ने सिर उठाकर सौरभ की तरफ देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। सबकी नजरें अब सौरभ पर थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने वाला है। सौरभ ने ठंडे लहजे में कहा, मिस मेहरा तो मिश्रा फैमिली की सदस्य है, ये मैं जानता हूं, इसलिए उनका यहां बैठना तो ठीक है। लेकिन ये जो शख्स है, ये कौन है? क्या इसे यहां बैठने का हक है? ये सुनकर सबकी आंखों में हल्की सी चमक आई। सब जानते थे कि सौरभ जरूर रुद्र को नीचा दिखाने वाला है, लेकिन इतनी जल्दी वो हमला करेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। शिवम बेबस निगाहों से रुद्र को देखने लगा। उसे पता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। प्रिया पहले से बैठी थी। सौरभ की बात सुनकर उसकी आंखों में गुस्से की झलक आई। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये मेरे फियांसे हैं। रुद्र, अगर मुझे यहां बैठने का अधिकार है तो मेरे फियांसे को भी है। तुम्हारे फियांसे? सौरभ हंस पड़ा, फिर शिवम की ओर मुड़कर बोला, तो क्या ये तुम्हारे मिश्रा फैमिली का दामाद है? शिवम वहां खड़ा रह गया। चेहरे पर अजीब सी असहजता थी। वो जानता था कि सामान्य स्थिति में उसे प्रिया का साथ देना चाहिए। आखिर दोनों एक ही परिवार के थे और उनका रिश्ता भी अच्छा था। लेकिन रुद्र अब पूरे मिश्रा फैमिली का विरोधी बन चुका था। अगर प्रिया का रिश्ता आदित्य से हो जाता तो परिवार को बड़ा फायदा होता। इसलिए शिवम भी रुद्र से खुश नहीं था। फिर भी प्रिया की मौजूदगी की वजह से वो खुलकर कुछ कह नहीं पाया और बस बोला, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब क्या है या नहीं? सौरभ ने ठंडी नजर से कहा। तभी प्रिया की उम्र की एक लड़की ने सख्त लहजे में कहा, प्रिया, तुम्हारा फियांसे कब से है? हमें क्यों नहीं बताया गया?
क्या फैमिली हेड को इसकी जानकारी है? तुम्हारे माता पिता ने मंजूरी दी? प्रिया का चेहरा तुरंत उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिश्रा फैमिली अब सौरभ के साथ मिलकर उसी के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा, एक नौजवान बोला। हमारा मिश्रा फैमिली कोई मामूली घराना नहीं है। यहाँ सबके अपने नियम हैं। प्रिया, जब तुम इस परिवार का हिस्सा हो तो तुम्हें इन्हें मानना होगा। प्रिया ने बिना हिचक के जवाब दिया, मेरे निजी मामलों में मिश्रा फैमिली का कोई दखल नहीं है और मुझे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। ओह, तो अब तुम अपने माता पिता को भी नहीं मानती? तुम्हारी माँ को भी शायद पता नहीं होगा, है ना? इतने लोगों के सामने रुद्र को फियांसे कहना, ये तुम्हारी मर्यादा के खिलाफ नहीं है। तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता ना हो, लेकिन परिवार के नियम तोड़कर मिश्रा का नाम बदनाम मत करो। ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि मयंक मिश्रा था, वही जिसने कुछ दिन पहले मोहनलाल को सब कुछ बताया था। मयंक मिश्रा फैमिली की नई पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अगर प्रिया की जिंदगी में अचानक एंट्री न हुई होती तो परिवार के मुखिया की कुर्सी शायद मयंक के ही हिस्से में आती। पुणे के अमीर वारिसों के बीच भी मयंक का नाम काफी मशहूर था। वो एक मिलनसार, उदार और सामाजिक व्यक्ति था। जो भी उसे जानता था उसकी बहुत इज्जत करता था। इसलिए इस वक्त उसकी बातों का वजन वहां मौजूद सबके लिए मायने रखता था। उधर मिश्रा फैमिली के बाकी नौजवान आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। स्पष्ट था कि वो प्रिया के व्यवहार से खुश नहीं थे। प्रिया का चेहरा सख्त पड़ गया। मैं बेहया हूं। जब उसने उनकी बातें सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गई। उसे पहले से पता था कि मिश्रा फैमिली रुद्र के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी हद तक गिर जाएंगे। रुद्र अभी अभी अंदर आया था और ये लोग उसे बाहर निकालने की बातें कर रहे थे। क्या वो लोग जानबूझकर उसकी बेइज्जती करने आए थे? अगर उन्हें सच में लगता था कि रुद्र इस पार्टी के लायक नहीं, तो फिर उन्होंने प्रिया से उसे साथ लाने को कहा ही क्यों? क्या बस उसे सबके सामने नीचा दिखाने के लिए? अब हॉल में मौजूद हर नजर रुद्र पर थी। सब देखना चाहते थे कि प्रिया का मंगेतर अब क्या करेगा। सौरभ ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, जो लोग यहाँ के नहीं हैं, वो जल्दी से निकल जाए। रुद्र ने बिना हिले डुले सौरभ की ओर देखा और बेहद शांत स्वर में बोला, तुम लोग कौन होते हो? मेरे और प्रिया के बीच की बातों पर बकवास करने वाले। मयंक ने भड़क कर पूछा, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? रुद्र ने बेपरवाही से कहा, क्या समझ नहीं आया? तुम्हारा मिश्रा फैमिली मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे और मेरी मंगेतर प्रिया के रिश्ते पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। अगर प्रिया मुझसे रहना चाहती है तो हम दोनों साथ रहेंगे। इसके लिए हमें तुम जैसे लोगों की इजाजत की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। रुद्र की बात सुनते ही हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी तरफ देखता रह गया। उनके चेहरों पर हैरानी और गुस्सा साफ झलक रहा था। रुद्र एकदम शांत खड़ा था, जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। उसकी आंखों में ठंडापन था, मानो मिश्रा फैमिली उसकी नजरों में कोई वजूद ही न रखता हो। मिश्रा फैमिली के सभी लोगों के चेहरे उतर गए। ये तो साफ साफ उनकी बेइज्जती थी, वो भी उनके ही घर में। शिवम, मयंक और बाकी सबके चेहरे गुस्से से लाल पड़ गए। पुणे में मिश्रा फैमिली की पहचान सालों से थी, लेकिन आज किसी आम आदमी ने उनके सामने उन्हें अपमानित कर दिया था। मयंक ने गहरी सांस ली और बोला, प्रिया, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा मंगेतर इतना घमंडी निकलेगा कि पूरे मिश्रा फैमिली का अपमान कर दे। अगर तुम यहाँ न होती तो मैं इसकी टांगे तोड़कर इसे बाहर फेंक देता। सही कहा, ये लड़का खुद को क्या समझता है? मिश्रा फैमिली का मजाक उड़ा रहा है। इतना घमंडी इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं ये सब परिवार के मुखिया को जरूर बताऊंगा। कमरे में कई आवाजें एक साथ गूंज उठीं। वहीं दूसरी ओर आदित्य अपनी जगह शांत बैठा रुद्र को गौर से देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, इस लड़के की औकात तो ज्यादा नहीं लगती, लेकिन बात करने का तरीका काफी बड़ा है। पुणे में बहुत कम लोग ऐसे थे जो मिश्रा फैमिली के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत रखते हों। यहाँ तक कि राजकुमार जैसे लोग भी मोहनलाल से विनम्रता से पेश आते थे।
हालांकि मलिक परिवार मिश्रा से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी मिश्रा का नाम अपने आप में एक ताकत था। रुद्र ने सभी की ओर देखा। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। उसने किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं समझी, बस एक कुर्सी खींची और बैठने ही वाला था कि सौरभ ने हाथ बढ़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। रुद्र ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, अब क्या मतलब है इसका? सौरभ ने बेरुखी से जवाब दिया, मतलब साफ है। मैंने अभी कहा था, तुम्हारा इस पार्टी में कोई हक नहीं। तुम यहां बैठ भी नहीं सकते। प्रिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो खड़ी हो गई और जोर से बोली, इसका मतलब क्या है सौरभ? मैंने साफ कहा था कि रुद्र मेरा मंगेतर है। क्या तुम जानबूझकर हमें उकसाना चाहते हो? सौरभ के होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आई। उकसाना? मुझे ऐसे आदमी को उकसाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम मिश्रा फैमिली की सदस्य हो, इसलिए तुम्हें छोड़ देता हूं। अब समझदारी दिखाओ और इस लड़के को बाहर भेजो, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। कमरे का माहौल भारी हो गया। हर कोई सौरभ की ओर देख रहा था। सब जानते थे कि वो रुद्र को जानबूझकर भड़का रहा है। अगर ये कोई आम स्थिति होती तो किसी भी मर्द के लिए अपनी मंगेतर के सामने ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त करना नामुमकिन था। इसीलिए सबकी नजरें रुद्र पर थी। देखना चाहते थे कि वो अब क्या करेगा। इस वक्त शिवम का चेहरा गुस्से और बेचैनी से काला पड़ गया था। अब जाकर उसे समझ आया कि सौरभ क्यों जिद करके प्रिया और रुद्र को यहां बुलाना चाहता था। सब कुछ पहले से तय था। ये एक जाल था। सौरभ जानबूझकर रुद्र को उकसा रहा था ताकि वह पहले हाथ उठाए, और जैसे ही रुद्र हमला करता, महेंद्र के पास भी जवाबी हमला करने का बहाना तैयार होता। अगर ऐसा होता तो महेंद्र उसे बुरी तरह घायल कर सकता था, शायद हमेशा के लिए। शिवम को अब रुद्र की चिंता सताने लगी। आखिरकार वो जानता था कि महेंद्र एक मिलिट्री परिवार से है और बेहद ताकतवर है। कई सालों तक वो आर्मी का कॉम्बैट चैंपियन रह चुका था। अगर महेंद्र ने रुद्र पर हाथ उठाया तो रुद्र की हालत बहुत खराब होने वाली थी। ऊपर से महेंद्र, सौरभ और आदित्य तीनों के पारिवारिक रसूख बहुत बड़े थे। यहां तक कि अगर आज महेंद्र रुद्र को मार भी देता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। महेंद्र तो पहले से तैयार बैठा था। वो लगातार रुद्र को घूर रहा था, बस उसके किसी छोटे से कदम का इंतजार कर रहा था ताकि तुरंत हमला कर सके। शिवम के मन में विचार आया, आदित्य, सौरभ, महेंद्र और रेवती चारों परिवार बहुत ताकतवर है। यहां तक कि मिश्रा फैमिली भी इनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता। रुद्र तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लगता है आज उसका अंत तय है। उसने गहरी सांस ली। वो रुद्र की मदद करना चाहता था, पर फिर सोचकर चुप रह गया। आखिरकार वो रुद्र को अच्छी तरह जानता भी नहीं था, और अगर प्रिया की शादी आदित्य से हो गई तो ये तो मिश्रा फैमिली के लिए फायदेमंद ही होता। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कुछ भी न कहने का फैसला किया। इस बीच मयंक भी रुद्र को घूर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि रुद्र अब क्या करेगा। क्या वो ये अपमान चुपचाप सह लेगा या पलटकर वार करेगा? मयंक के दिल में तो यही इच्छा थी कि रुद्र कोई हरकत करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सौरभ के आदमी उसे जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। मयंक बस तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर आदित्य बेहद शांत था। वो शुरुआत से अब तक बस धीरे धीरे ड्रिंक कर रहा था, जैसे उसे इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं। रेवती लगातार रुद्र को देख रही थी। उसे लग रहा था कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कहाँ। थोड़ा सोचने के बाद रेवती ने अपना फोन निकाला और किसी को एक संदेश भेज दिया। फिर उसने खुद से कहा, क्या दुनिया में इतनी बड़ी संयोग भी होते हैं? रुद्र ने सौरभ की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, जब से मैं इस होटल में आया हूं तुम बार बार मुझे उकसा रहे हो। तुम्हारा मकसद यही है ना कि मैं पहले हाथ उठाऊं? सौरभ ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैंने कहा ना, तुम जैसे लोगों को उकसाने लायक भी नहीं समझता। अब यहां से दफा हो जाओ। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हारी इतनी तमन्ना है कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं तो चलो, तुम्हारी ये इच्छा मैं आज पूरी करता हूं। ये कहकर वो सौरभ की ओर बढ़ा। रुद्र,
तुम क्या कर रहे हो? प्रिया ने घबराकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसे डर था कि अगर बात बढ़ गई तो रुद्र को नुकसान हो जाएगा। रुद्र ने शांत स्वर में कहा, प्रिया, तुम इसकी चिंता मत करो। वो सीधे सौरभ के सामने जा खड़ा हुआ। सौरभ ने उसे घूरकर एक तिरस्कार भरी मुस्कान दी। रुद्र उसके बिल्कुल करीब झुका और धीमे से बोला, उम्मीद है थोड़ी देर बाद भी तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान बनी रहेगी। इतना कहते ही रुद्र ने सौरभ का हाथ पकड़ लिया। महेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र इतनी तेजी से हरकत करेगा। अगले ही पल रुद्र ने हल्का सा बल लगाया और कमरे में क्रैक की साफ आवाज गूंज उठी। सभी लोग जड़ हो गए। फिर अचानक सौरभ की दर्द से चीख निकल पड़ी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना तेज वार करेगा। कुछ ही सेकंड में उसने सौरभ की एक बाह तोड़ दी थी, वो बाह जो एक वयस्क इंसान की थी। रुद्र के सामने ऐसे टूट गई जैसे सूखी टहनी हो। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें फैल गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस पल को कैसे बयां करे। यहां तक कि आदित्य भी दंग रह गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से रुद्र को देखा। बाकियों की हालत भी ऐसी थी जैसे उन्होंने कोई असंभव चीज देख ली हो। आखिर सौरभ बेवली हिल्स के जैन परिवार का बड़ा वारिस था। आम आदमी अगर उससे उलझ भी जाता तो खुद की टांगे तुड़वा बैठता, पर अब रुद्र ने उसकी बाही तोड़ दी थी। सभी को लगा ये तो पागलपन है। शिवम के होंठ कांप उठे। जिस पल रुद्र ने वार किया उसे समझ आ गया कि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। अब गया मामला आज कुछ बड़ा होने वाला है। मयंक बड़बड़ाया। प्रिया हालांकि बेहद शांत थी। वो रुद्र की प्रकृति जानती थी। अगर उसने वार किया है तो कोई वजह जरूर होगी। उसे डर नहीं था, बल्कि रुद्र का ऐसा कदम देखकर उसके मन में एक अजीब सी सुरक्षा की भावना आ गई थी। सौरभ दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। अपनी टूटी बाह को पकड़कर चीखता जा रहा था। दर्द इतना था कि वो बेहोश होने के करीब पहुंच गया। तो तुमने मुझे मारा? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? सौरभ की आंखें लाल हो गई। उसने रुद्र को गुस्से से देखा और दहाड़ा। ऐसा अपमान उसने जिंदगी में कभी नहीं झेला था। बेवली हिल्स जैसे शहर में, जहां अमीरों की दूसरी पीढ़ी की भरमार थी, वहां भी कोई सौरभ से टकराने की हिम्मत नहीं करता था। पर आज रुद्र ने उसकी बाह तोड़ दी थी। वो हैरान था, स्तब्ध था, मानो ये सब किसी बुरे सपने जैसा हो। महेंद्र अब रुद्र को गंभीर नजरों से देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि जब रुद्र ने सौरभ की बाह तोड़ी तो उसने बिना ज्यादा जोर लगाए ऐसा कर दिखाया, जैसे किसी चींटी को कुचलना। मानव हड्डियां इतनी आसानी से नहीं टूटती। यहां तक कि महेंद्र खुद भी ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन रुद्र ने ये ऐसे किया जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ही ना हो। ये साफ था, रुद्र की ताकत डरावनी हद तक ज्यादा थी। क्या रुद्र भी एक मार्शल आर्टिस्ट है? महेंद्र पूरी तरह हैरान था। लेकिन जब तक वह यह सोच ही रहा था, रुद्र पहले ही सौरभ के सामने पहुंच चुका था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सौरभ का एक हाथ तोड़ देने के बाद भी रुद्र रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब वो उस पर फिर से हमला करने की तैयारी में था। तो तुम क्या करने वाले हो? सौरभ ने आखिरकार असली डर का मतलब समझ लिया। उसकी आंखें डर से फटी रह गई और उसने कांपती आवाज में पूछा। रुद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या कर रहा हूं? उसकी मुस्कान ठंडी पड़ गई। मैं बस तुम्हें यह बताने आया हूं कि मुझे उकसाने की कीमत क्या होती है। ये कहकर रुद्र ने सौरभ को किसी भी प्रतिक्रिया का मौका नहीं दिया। उसने उसका दूसरा हाथ भी पकड़कर बेरहमी से मोड़ दिया। सौरभ दर्द से चीख उठा, इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। वह जमीन पर लोटने लगा, मानो पागल हो गया हो। उसके चेहरे का दर्द साफ झलक रहा था। कमरे में मौजूद सब लोग तुरंत अपनी सीटों से उठ गए, रुद्र से दूरी बना ली और उसे डर के साथ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है। क्या ये पागल हो गया है? वो सौरभ जैन है। रुद्र तो मौत को दावत दे रहा है। उसे हो क्या गया है? कमरे में धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हो गई। रुद्र ने सौरभ के दोनों हाथ तोड़ने के बाद भी रुकना जरूरी नहीं समझा। वो उसकी ओर बढ़ता गया।
सौरभ अब डर के मारे पीछे हटने लगा। शिवम जानता था कि मामला अब हाथ से निकल चुका है। वह तुरंत रुद्र के सामने आ गया और चिल्लाया, रुद्र, तुम्हें हो क्या गया है? तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है सौरभ कौन है? रुद्र ने शांत स्वर में कहा, मुझे जानने की जरूरत नहीं कि वो कौन है। जिसने मुझे उकसाने की हिम्मत की, उसे उसका परिणाम भुगतना ही होगा। शिवम गुस्से से बोला, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। तुम जान भी रहे हो कि तुम पूरे मिश्रा फैमिली को मुसीबत में डाल दोगे। रुद्र ने धीमे से जवाब दिया, अगर तुम्हें डर था कि मुसीबत आएगी तो तुम्हें मुझे यहां बुलाना ही नहीं चाहिए था, और न ही इस आदमी को मुझे उकसाने देना चाहिए था। शिवम उसकी बात सुनकर सन्न रह गया। उसे सच में अफसोस हुआ कि उसने रुद्र को यहां आने के लिए कहा था। अगर वो ऐसा न करता तो आज ये हालत न होती। रुद्र फिर से सौरभ की ओर बढ़ा। सौरभ डर से चीख पड़ा, मैं जैन परिवार से हूं, पास मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुद्र ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और उसकी ओर चलता गया। बस बहुत हुआ। महेंद्र ने देखा कि रुद्र फिर वार करने वाला है तो उसने तुरंत चिल्लाया, लेकिन रुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने अपना दाया पैर उठाया और जोर से सौरभ की जांघ पर मारा। धड़ाम! कमरे में एक और हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। सौरभ की जांघ टूट चुकी थी। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्र इतना बेरहम हो सकता है, और वो भी उस परिवार के खिलाफ जो संतनगर में सबसे ताकतवर माना जाता था। महेंद्र गुस्से से रुद्र की ओर दौड़ा और चिल्लाया, तुम हद पार कर रहे हो। रुद्र ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, सच में? महेंद्र दांत भींचते हुए बोला, सौरभ का तुमसे कोई झगड़ा नहीं था, फिर भी तुमने उसके साथ ऐसा किया। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। रुद्र हल्के से मुस्कुराया और बोला, तो तुम मानते हो कि उसका मुझसे कोई झगड़ा नहीं था? तो फिर ये सब तुम्हें देखकर ही तो हुआ है ना, जब से मैं यहां आया हूं। सौरभ लगातार मुझे उकसा रहा था, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि जैसे ही मैं पलटवार करूंगा तुम सामने आओगे। अगर मैं कमजोर होता तो आज जमीन पर पड़ा रो रहा होता मैं, न कि वो। महेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। वो रुद्र की ओर घूरते हुए गरजा, तुम्हारी ताकत असाधारण है, आखिर तुम हो कौन? क्या तुम भी किसी एंशिएंट मार्शल फैमिली से हो? रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। बस इतना याद रखो, मुझे फिर कभी उकसाने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगे। महेंद्र की आंखें फैल गई। वो गरजते हुए बोला, सौरभ मेरा भाई है, तुमने उसे चोट पहुंचाई है, अब मैं उसका बदला लूंगा। ये कहते हुए उसने रुद्र के सिर पर सीधा मुक्का जड़ दिया। महेंद्र का मुक्का जैसे किसी हथौड़े की तरह रुद्र के चेहरे की ओर आ रहा था। शिवम यह देखकर दहल उठा, ये तो किसी को मार ही देगा। मयंक मिश्रा की आंखों में भी डर झलक गया। प्रिया ने रुद्र को देखा, उसकी आंखों में चिंता साफ थी। उसे नहीं पता था रुद्र कितना शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो वो क्या करेगी? रुद्र शांत स्वर में बोला, अगर तुम सच में मार्शल आर्टिस्ट होते तो शायद तुम मुझसे भिड़ सकते, लेकिन अफसोस तुम नहीं हो। महेंद्र तिलमिला उठा, तुम बहुत घमंडी हो। रुद्र ने अपना दाया हाथ उठाया और एक झटके में महेंद्र का मुक्का रोक लिया। महेंद्र की आंखें चौड़ी रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि रुद्र उसकी पूरी ताकत को इतनी आसानी से रोक सकता है। वह तुरंत रुद्र को लात मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन रुद्र उससे भी तेज था। उसने एक जोरदार तमाचा जड़ा। ठाक! महेंद्र का शरीर हवा में उछला और दीवार से जा टकराया। सबकी सांसें थम गई। किसी को नहीं पता रुद्र ने कितनी ताकत से मारा था, पर सबने देखा कि महेंद्र जमीन पर गिरा और फिर वहीं बेहोश हो गया। पूरा हॉल स्तब्ध था। हर कोई रुद्र को अविश्वास से देख रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। रुद्र ने बेहोश पड़े महेंद्र पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा सौरभ की ओर बढ़ा। सौरभ कांपते हुए बोला, अब और क्या करने वाले हो तुम? क्रैक! रुद्र ने अपना पैर उठाया और सौरभ का दूसरा पैर भी तोड़ दिया। जब तुमने मुझे ललकारने की हिम्मत की है
तो मैं तुम्हें इसके नतीजे भी दिखाऊंगा। आज तो सिर्फ तुम्हारे पैर तोड़े हैं, अगर भविष्य में मुझे फिर से दिखे तो बात यही खत्म नहीं होगी। रुद्र ने एकदम बेपरवाही से कहा। सौरभ ने रुद्र की तरफ देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन पैरों में हो रहे असहनीय दर्द की वजह से वो कुछ कह पाता उससे पहले ही बेहोश हो गया। क्या अब भी किसी को लगता है कि मैं यहां बैठने के लायक नहीं? रुद्र ने मुड़कर बड़ी सहजता से वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा। हॉल में मौजूद हर कोई चुप था, किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। सबको लगने लगा था कि रुद्र कोई पागल आदमी है। अगर उन्होंने उसे भड़काया तो कहीं उनका हाल भी सौरभ जैसा न हो जाए। सिक्योरिटी आखिरकार आदित्य मलिक से और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बेजान से चेहरे के साथ आवाज दी। आदित्य की बात सुनकर दरवाजे के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स दौड़कर हॉल में आ गए, लेकिन सामने का मंजर देखकर वे सब हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सौरभ को इतनी बुरी तरह से किसने पीटा है। पकड़ो इसे, आदित्य ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा। यह सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने जल्दी से अपने हथियार निकाले और रुद्र की तरफ झपटे, लेकिन ठीक उसी पल रेवती का फोन अचानक बज उठा। रेवती ने तुरंत अपना फोन खोला और देखा। इस समय रेवती के फोन पर एक तस्वीर थी। तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। ये तो सच में तुम हो। रेवती चाहकर भी अपनी कड़वी हंसी को रोक नहीं पाई। जब रुद्र ने मुंबई में पार्टी रखी थी तो रेवती के पिता भी उसमें गए थे। उन्होंने रुद्र को देखा भी था और उसकी फोटो भी ले ली थी। घर लौटने के बाद रेवती के पिता ने रेवती की फैमिली की अगली पीढ़ी को ये फोटो दिखाई थी और साफ हिदायत दी थी कि इस शख्स से पंगा मत लेना। जब रेवती ने अभी रुद्र को देखा तो उसे लगा कि वह जाना पहचाना लग रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपने पिता से संपर्क किया और मिस्टर सिंघानिया की फोटो मांगी। इस बीच सारे बॉडीगार्ड्स पहले ही रुद्र के सामने पहुंच चुके थे। रुक जाओ, रेवती ने बिना सोचे समझे जोर से चिल्लाया। रेवती की बात सुनकर सिक्योरिटी गार्ड सब हैरान रह गए। वे उलझन में थे और वहां मौजूद हर शख्स रेवती की ओर देखने लगा। रेवती के रोकने से गार्ड्स थोड़े असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। आदित्य ने बेरुखी से रेवती से पूछा, रेवती, तुम ये क्या कर रही हो? इन्हें उसे पकड़ने क्यों नहीं दे रही हो? हाँ मिस रेवती, तुम इस आदमी को क्यों बचा रही हो? यह आदमी हद से ज्यादा हो गया है। इसने मिस्टर जैन को इस हाल में पहुंचा दिया। हमें गार्ड से इसे सबक सिखाना चाहिए और इसे बताना चाहिए कि किसी को पीटने का क्या अंजाम होता है। मयंक ने गुस्से में रेवती पर चिल्लाया। सही कहा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। मिश्रा फैमिली के बाकी लोग भी चिल्लाने लगे। जाहिर है मिश्रा फैमिली का कोई भी व्यक्ति रुद्र के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, क्योंकि रुद्र ने आज हद पार कर दी थी। अगर उनका रुद्र से कोई वास्ता रहा तो वे भी मुसीबत में फंस सकते थे। एक पल के लिए सभी रेवती को दोष देने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि रेवती इस वक्त रुद्र का साथ क्यों दे रही है। शिवम को भी लगा कि रुद्र ने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। और तो और ये सब मिश्रा फैमिली के छोटे सदस्यों की गैदरिंग में हुआ था। अगर उन्होंने अब रुद्र को नहीं पकड़ा और जैन फैमिली को कोई सफाई नहीं दी तो मामला और भी पेचीदा हो सकता था। हालांकि मिश्रा फैमिली जैन फैमिली से डरती नहीं थी, लेकिन वे रुद्र की वजह से परेशानी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसके अलावा सौरभ के पीछे आदित्य जैसा आदमी खड़ा था जिससे वे दुश्मनी नहीं ले सकते थे। सभी गार्ड्स भी रेवती की ओर देख रहे थे। वे जानते थे कि रेवती कोई साधारण शख्सियत नहीं है। जब उसने उन्हें रुकने को कहा है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। वे रेवती के इस मामले को समझाने का इंतजार कर रहे थे। रेवती ने सबको नजरअंदाज करते हुए देखा, फिर अपना सनग्लास उतारा, जिससे उसका आकर्षक चेहरा सामने आया। रेवती बहुत ही नाजुक और खूबसूरत थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई अप्सरा हो। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक मोहक आभान निकल रही थी। इस पल रुद्र भी रेवती को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह औरत उसका पक्ष क्यों ले रही है। आखिरकार हर कोई इस मौके का फायदा उठाकर उससे अपना रिश्ता खत्म करना चाहता था। सबके सवालों को सुनने के बाद रेवती के चेहरे पर तिरस्कार का भाव आया।
फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम लोग सच में बहुत नासम हो। रेवती, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? आदित्य ने नाखुश होकर पूछा। तुम सब जानते हो कि महेंद्र कैसा है। वह बचपन से ही किसी ट्रेनर से मार्शल आर्ट सीख रहा है। महेंद्र भी रुद्र का मुकाबला नहीं कर पाया। क्या तुम्हें लगता है कि ये गार्ड्स रुद्र के सामने टिक पाएंगे? रेवती ने सबसे बेरुखी से पूछा। एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग शांत हो गए। वे रेवती को देखते रहे और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगर तुम अब इन गार्ड्स को रुद्र से लड़ने भेजते हो तो ये उन्हें मौत के मुंह में भेजने से कम नहीं है। तुम लोग सच में बहुत भोले हो। रेवती ने अपनी बात जारी रखी। भले ही हम रुद्र का मुकाबला न कर सके, पर हम उसे यूं ही तो नहीं छोड़ सकते, है ना? मयंक ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में चिल्लाया। अगर तुम रुद्र को नहीं छोड़ते तो और क्या करने का इरादा है? अगर रुद्र कोई साधारण आदमी होता तो क्या वह सौरभ पर हमला करने की हिम्मत करता? रेवती ने मयंक से पूछा। मयंक पल भर के लिए अवाक रह गया। फिर उसने माथे पर बल डालकर कहा, मिस रेवती, आप कहना क्या चाहती हैं? क्या तुम जानते हो कि रुद्र कौन है? रेवती ने सबकी ओर देखा और निष्पक्ष भाव से पूछा, वो कौन है? रेवती की बात सुनकर सब हैरान हो गए। उनकी नजरों में रुद्र महज एक काम इंसान था। उन्हें नहीं लगा था कि रुद्र का कोई खास बैकग्राउंड होगा। लगता है तुम सच में नहीं जानते कि रुद्र कौन है। चूंकि तुम्हें नहीं पता तो मैं बताती हूं। रुद्र मुंबई के मिस्टर सिंघानिया है, रेवती ने धीरे से कहा। मुंबई के मिस्टर सिंघानिया? ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह गया। आखिरकार मुंबई के मिस्टर सिंघानिया का नाम उनके लिए जाना पहचाना था। वो एक ऐसी हस्ती थे जिसने चारों प्रांतों को हिला कर रख दिया था। यहां तक कि बेवर्ली हिल्स में भी कई लोगों ने रुद्र के बारे में सुना था। वे सब जानते थे कि मिस्टर सिंघानिया कितने खतरनाक हो सकते हैं। रुद्र ही पोर्ट हैम्पटन का मिस्टर सिंघानिया है। शिवम और मयंक दोनों ने स्तब्धता से भरी निगाहों से रुद्र को देखा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था जो रेवती ने कहा। मिस्टर सिंघानिया का रुतबा बहुत ही खौफनाक था। वो एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का बॉस था। यहां तक कि निहाल और शौर्यवीर सिंह जैसे लोग भी मिस्टर सिंघानिया के अधीन थे। बस इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि मिस्टर सिंघानिया की असली पहचान कितनी बड़ी थी। अगर रुद्र सच में पोर्ट हैम्पटन सिटी का मिस्टर सिंघानिया है तो यह मामला वाकई दिलचस्प होने वाला था। मिस रेवती, क्या आप सच कह रही हैं? शिवम खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसे समय में मजाक करूंगी? रेवती ने चिढ़कर कहा। शिवम ने एक गहरी सांस ली। इस पल उसे महसूस हुआ कि रेवती एकदम गंभीर थी। हालांकि बहुत से लोगों ने रुद्र के कारनामों के बारे में सुन रखा था, लेकिन क्योंकि रुद्र हमेशा बहुत लो प्रोफाइल रहा, वो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से सामने आया। इसी वजह से बहुत कम लोग थे जो वास्तव में रुद्र को जानते थे। उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने पोर्ट हैम्पटन में रुद्र की पार्टी में शिरकत की थी, बाकी किसी ने भी रुद्र को देखा नहीं था। सबने बस उसके बारे में सुन रखा था। लेकिन उस समय रुद्र ने जो पार्टी दी थी वो काफी हाई एंड थी। जो लोग उसमें शामिल हो सकते थे वे पुणे के टॉप लोग थे। भले ही यहां मौजूद सभी लोग अमीरजादे थे, पर वे रुद्र की पार्टी में शामिल होने के काबिल नहीं थे। यहां तक कि उनके बड़े बुजुर्ग भी इस लायक नहीं थे। इसलिए ये कोई अजीब बात नहीं थी कि ये लोग रुद्र को नहीं जानते थे। अगर आज रेवती की याददाश्त अच्छी न होती और वो पहचान न पाती कि रुद्र का चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है, तो शायद बात यहां तक नहीं पहुंचती। आदित्य ने रुद्र को देखा और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र की ऐसी पहचान होगी। हाँ, अगर रुद्र सचमुच पोर्ट हैम्पटन का मिस्टर सिंघानिया भी हो, तब भी आदित्य उससे ज्यादा नहीं डरता, क्योंकि वो मिश्रा फैमिली से था। फिर भी आदित्य के दिल में हैरानी भरी थी। शुरुआत में उसने सोचा था कि रुद्र एक आम आदमी है, वो बस एक उंगली हिलाएगा और रुद्र का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र का इतना तगड़ा बैकग्राउंड होगा। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला था। रेवती रुद्र के पास आई और धीरे से बोली, क्या मैं गलत तो नहीं हूं? मिस्टर सिंघानिया। रुद्र ने रेवती को शांति से देखा और उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि
रुद्र का ये रवैया ही इस बात की मौन स्वीकृति थी। प्रिया ने रुद्र को उलझन भरी नजरों से देखा। हालांकि वह जानती थी कि रुद्र पोर्टहैम्पटन का मिस्टर सिंघानिया है, लेकिन वो हमेशा विदेश में रही थी और रुद्र के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पहचान जानने के बाद हर कोई रुद्र को इतनी अलग तरह से क्यों देख रहा है। लगता है सिर्फ 6 महीने में रुद्र ने बहुत कुछ अनुभव कर लिया है, प्रिया ने अपने मन में सोचा। पल भर में सब लोग अविश्वास से रुद्र को देखने लगे। आखिरकार उन्होंने रुद्र के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी नजरों में रुद्र शायद सौरभ से भी ज्यादा खतरनाक था। वहां मौजूद सभी लोगों में केवल आदित्य ही था जो उससे मुकाबला कर सकता था। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी दिग्गज हस्ती उनके सामने इस तरह अचानक आ खड़ी होगी। अगर रेवती ने ये नहीं बताया होता तो ये लोग कभी विश्वास नहीं करते कि रुद्र पोर्टहैम्पटन का मिस्टर सिंघानिया है। रेवती की हैसियत काफी ऊंची थी, इसलिए उसकी बात पर भरोसा करना लाजिमी था। इसके अलावा रुद्र ने अभी अभी सौरभ की जो हालत की थी, अगर रेवती अभी झूठ बोलती तो ये सीधे सीधे जैन फैमिली से दुश्मनी मोल लेना होता। ऐसा करने से रेवती को कोई फायदा नहीं होता। इसलिए सबने ये बात मान ली थी कि रुद्र ही पोर्टहैम्पटन का मिस्टर सिंघानिया है। उन गार्डों को भी शायद रुद्र की पहचान पता चल गई थी, इसलिए वे बहुत घबराए हुए लग रहे थे। वे मन ही मन खुश थे कि उन्होंने अभी कोई हरकत नहीं की। नहीं तो अगर वे रुद्र जैसे बड़े आदमी से पंगा लेते तो वे सच में बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। भले ही आदित्य का बैकग्राउंड डरावना था, पर रुद्र भी आदित्य से कमजोर नहीं था। यह साफ तौर पर ऊपरी तबके की लड़ाई थी। अगर उनके जैसे छोटे लोग इसमें हिस्सा लेते तो सिर्फ तोप का चारा बनते। इसलिए गार्डों को पता था कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है और उन्होंने हमला करने की हिम्मत नहीं की। शिवम और मयंक दोनों अविश्वास से रुद्र को देख रहे थे। उन्हें आखिरकार समझ में आया कि प्रिया रुद्र को सबके सामने मिश्रा फैमिली में क्यों लाई थी। उन्हें यह भी समझ आया कि रुद्र ने आज सौरभ के पैर तोड़ने की हिम्मत क्यों की। पहले उन्हें लगा था कि रुद्र कोई पागल है, इसलिए उसने ऐसा किया, लेकिन अब उन्हें पता चला कि रुद्र पागल नहीं था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके पास ऐसा करने की ताकत थी। रुद्र ने छोटी सी जैन फैमिली को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। शिवम को रुद्र की पहले की बातें याद आई। अब सब कुछ बहुत तार्किक लग रहा था। आखिरकार अगर रुद्र सच में पोर्टहैम्पटन का मिस्टर सिंघानिया है तो उसके पास अहंकार करने का कारण है। पल भर के लिए हॉल का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। सब लोग जहां के तहां खड़े थे, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिरकार यहां मौजूद ये लोग सिर्फ कुछ आवारा रईसजादे थे। अगर उन्हें उनके परिवारों का साथ न मिले तो शायद वे आम लोगों से भी मुकाबला न कर पाए। उनकी नजरों में सौरभ और आदित्य जैसे लोग पहले से ही बहुत खतरनाक थे, लेकिन रुद्र उनसे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि रुद्र यहां मौजूद अमीरजादों जैसा नहीं था। रुद्र उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उनके परिवार के बड़े बुजुर्ग भी सम्मान से देखते थे, और रुद्र इस मुकाम पर अपने परिवार के बैकग्राउंड के दम पर नहीं पहुंचा था। वे नहीं जानते थे कि रुद्र का बैकग्राउंड क्या है। वे बस इतना जानते थे कि रुद्र डरावना है। रुद्र अभी सिर्फ 20 साल का है, लेकिन उसने पहले ही इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है। अगर रुद्र को कुछ और साल मिल जाए तो वह कितना खतरनाक हो जाएगा, ये लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो यहां मौजूद लोग आम लोगों के मुकाबले भले ही अच्छे हों, लेकिन रुद्र के मुकाबले वे जमीन आसमान का फर्क थे। कोई भी रुद्र जैसे आदमी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। और इस पल प्रिया की तरफ अनगिनत लड़कियों की आंखें टिकी थी। उनकी आंखों में ईर्ष्या और जलन भरी हुई थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया इतनी भाग्यशाली कैसे हो सकती है। उसे न सिर्फ आदित्य का ध्यान मिला, बल्कि वह मुंबई के मिस्टर रुद्र जैसी बड़ी हस्ती के साथ सगाई करने में भी कामयाब रही। ये तो वो सब सिर्फ सपना ही देख सकती थी, पर यह सब कुछ अकेली प्रिया के साथ हुआ था। रुद्र और आदित्य दोनों ही इन लड़कियों के दिल में सबसे उत्तम पसंद थे। मिस्टर रुद्र का बैकग्राउंड साधारण नहीं है। यह मामला मिस्टर रुद्र और जैन परिवार के बीच का है। हम बाहर वालों को इससे दूर रहना चाहिए।
इस समय रेवती ने बोलना जारी रखा। हाँ, चूंकि ये मामला मिस्टर रुद्र और जैन परिवार का है, मुझे लगता है कि हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, मयंक ने घबराते हुए कहा। वो अब रुद्र को नाराज करने से डर रहा था। जब आदित्य को रुद्र की पहचान पता चली तो स्वाभाविक रूप से वह हैरान रह गया। इसके अलावा उसने रुद्र के बेहतरीन मार्शल आर्ट्स कौशल के बारे में भी सुन रखा था। इसलिए यहां मौजूद ये अंगरक्षक, बॉडीगार्ड्स, निश्चित रूप से रुद्र का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर वह रुद्र को और भड़काता तो यह नासमझी होती। वो सौरभ की तरह लंगड़ा बनकर खत्म नहीं होना चाहता था। उसने अंगरक्षकों को रुद्र पर हमला करने से रोक दिया और खुद उसके पास जाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुंबई के मिस्टर रुद्र होंगे। अब जब तुम्हें मेरी पहचान पता चल गई है तो जल्दी से संतनगढ़ से निकल जाओ। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता। रुद्र ने घृणा से उसे कहा, मैं संतनगढ़ छोड़ता हूं या नहीं ये तुम तय नहीं करोगे, लेकिन हाँ, मेरे पास तुम्हें याद दिलाने के लिए एक बात है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका रुद्र के साथ कोई झगड़ा करने का इरादा नहीं था। वो क्या है? रुद्र ने बिना किसी भाव के आदित्य से पूछा। क्या तुम जानते हो सौरभ कौन है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि वह जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह मुझे भड़काने की हिम्मत करेगा, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। बिल्कुल तुम्हारी तरह, रुद्र ने शांत होकर कहा। मिस्टर रुद्र, आप वाकई में आत्मविश्वास से भरे हैं। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और आगे बोला, चूंकि आप नहीं जानते तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सौरभ के पिता पुणे के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों में से एक है, जिनकी संपत्ति अरबों में है। सौरभ की मां एक प्रांतीय राजधानी शहर की मेयर है और सौरभ के दादा भले ही सेवानिवृत्त रिटायर्ड हो चुके हों, लेकिन उनका प्रभाव अभी भी डरावना है। जैन परिवार की 3 पीढ़ियों में सौरभ इकलौता पुरुष वारिस है। भविष्य में वह जैन परिवार की पूरी संपत्ति का वारिस बनेगा। और अब तुमने सौरभ को लंगड़ा बना दिया है। तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए कि तुम जैन परिवार को क्या सफाई दोगे। आदित्य की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों के चेहरे के भाव और भी हैरान करने वाले थे। भले ही वे जानते थे कि सौरभ का बैकग्राउंड डरावना है, लेकिन उन्हें इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा पारिवारिक बैकग्राउंड जहां आम आदमी 10 जन्मों तक कड़ी मेहनत करके भी शायद ही पहुंच पाए। इस पल वे कितने भी बहादुर क्यों न हो, सौरभ जैसे किसी व्यक्ति को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लेकिन आदित्य की बातें सुनने के बाद भी रुद्र के चेहरे पर कुछ डिस्डेन, घृणा दिखा और उसने उदासीनता से कहा, एक मामूली जैन परिवार क्या कर सकता है? आदित्य ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तुम सही कह रहे हो। एक छोटा जैन परिवार तुम्हारे सामने सच में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें लांबा परिवार को भी जोड़ दे तो। लांबा परिवार। जब भीड़ ने यह सुना तो सबने महेंद्र की ओर देखा, जो बेहोश पड़ा था। महेंद्र अभी सेना में एक मेजर है और वो पुणे स्पेशल फोर्स का उपकप्तान, डेप्यूटी कैप्टन भी है। आदित्य ने अपनी बात जारी रखी। पुणे स्पेशल फोर्स। जब भीड़ ने उसके शब्द सुने तो उनके चेहरे पर आश्चर्य और भी ज्यादा स्पष्ट था, क्योंकि स्पेशल फोर्स पुणे में बहुत प्रसिद्ध थी। हालांकि ये टीम बड़ी नहीं थी, पर इसमें शामिल होने वाला हर कोई अभिजात वर्ग में सबसे बेहतरीन होता था। यह टीम पुणे की सबसे शक्तिशाली विशेष बल इकाई थी। इस टीम से निकलने वाले किसी भी व्यक्ति का भविष्य असीमित था। और अब महेंद्र उस स्पेशल फोर्स का उपकप्तान था। यह बात लोगों को और भी अविश्वसनीय लग रही थी। और महेंद्र के पिता इस पल, आदित्य ने बोलना जारी रखा, क्या? महेंद्र का बैकग्राउंड तो बहुत भयानक है। तुम लोग क्या जानते हो? मैंने सुना है कि महेंद्र के पिता की पहचान सतह पर दिखने वाली से कहीं अधिक जटिल है। इस क्षण वहां मौजूद लोग दबी आवाज में चर्चा करने लगे। उनके चेहरों पर उत्साह भरा हुआ था। इस समय तक महेंद्र का बैकग्राउंड उनकी कल्पना से कहीं आगे निकल चुका था। यहां तक कि आदित्य जिस मलिक परिवार से था, वह भी शायद महेंद्र जैसे परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन रुद्र ने अभी अभी इतने बड़े परिवार के महेंद्र को थप्पड़ मारा था। इस पल हर कोई रुद्र को चिंता भरी नजर से देख रहा था।
क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि रुद्र का बैकग्राउंड और पहचान वास्तव में डरावनी थी। लेकिन जब इसकी तुलना जैन परिवार और लांबा परिवार से की गई तो शायद ये उतना भयानक नहीं था। और तो और आदित्य अभी भी था। आदित्य का मलिक परिवार आखिरकार एक असली बड़ा परिवार था। ये एक प्राचीन मार्शल परिवार था। मलिक परिवार में कई उच्च स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट थे। अगर उन्होंने सच में मलिक परिवार को गुस्सा दिला दिया तो इन मार्शल आर्टिस्टों की संयुक्त कार्रवाई को रोक पाना असंभव होगा, भले ही रुद्र की क्षमताएं कितनी भी महान क्यों न हो। रुद्र ने आज 3 अलग अलग क्षेत्रों के 3 अलग अलग परिवारों को नाराज कर दिया था। अगर कोई साधारण व्यक्ति उसकी जगह होता तो शायद डर के मारे हिल भी नहीं पाता। इस पल प्रिया भी रुद्र को लेकर बहुत चिंतित थी। उसे लगा कि अगर ये सभी लोग मिलकर उसके खिलाफ हो गए तो उसके असाधारण कौशल के बावजूद भी वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और रेवती भी लगातार रुद्र की तरफ घूर रहा था। अब रेवती के मन में क्या चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। मिस्टर रुद्र, क्या अब तुम मेरा मतलब समझे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए रुद्र से पूछा। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल समझ रहा हूं। तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि मैं पहले ही जैन परिवार को, लांबा परिवार को और अब तुम्हारे मलिक परिवार को भी नाराज कर चुका हूं। रुद्र ने बिना कोई भाव दिखाए जवाब दिया। फिर आदित्य से ठंडे लहजे में पूछा, पर अगर मैंने तुम सब बड़े परिवारों को नाराज कर भी दिया है तो क्या हुआ? तुम? आदित्य रुद्र की बातों से स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस मोड़ पर आकर भी रुद्र इतना घमंडी रहेगा। इतना सब बताने और इन दोनों के बैकग्राउंड समझाने के बाद तुम बस बैकग्राउंड की तुलना करके मुझे ये एहसास दिलाना चाहते हो कि मेरी स्थिति कितनी खतरनाक है ना? ठीक है, मैं तुम्हें समय देता हूं। तुम उन सभी लोगों को जिनका तुमने अभी जिक्र किया यहां बुला सकते हो और मैं एक एक करके उनसे निपटूंगा। रुद्र धीरे से खड़े होते हुए शांत भाव से बोला। फिर उसने मुड़कर वहां मौजूद बाकी लोगों को देखा और बेरुखी से कहा, मुझे पता है कि आप सब अभी बहुत असंतुष्ट होंगे, पर कोई बात नहीं। अगर आपके पास कोई भी तरीका है तो बेझिझक इस्तेमाल करें। मैं इंतजार करूंगा। हर कोई हैरान होकर उसे देख रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि वह आदित्य की बातों को दिल पर नहीं लेगा। इसके बजाय वह उन्हें और भी ज्यादा उकसा रहा था। प्रिया, चलो, रुद्र ने भावहीनता से कहा। ठीक है, उसने जल्दी से सिर हिलाया। रुद्र ने सीधा उसका हाथ पकड़ा और हॉल के निकास की ओर चल दिया। जो बॉडीगार्ड दरवाजे पर खड़े होकर रास्ता रोक रहे थे, उन्होंने रुद्र को आते देखा और रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय वे सब उसके लिए रास्ता बनाने लगे। अब उनकी हिम्मत नहीं थी कि उसे रोके, पर जैसे ही वो हॉल से बाहर निकलने वाला था, वो अचानक मुड़ा और आदित्य को देखकर लापरवाही से बोला, मैं तुम्हें याद दिलाना भूल गया, तुम मेरी औरत से दूर ही रहना, नहीं तो सौरभ का जो हाल हुआ है वही तुम्हारा अंजाम होगा। ये कहकर वो हॉल से बाहर निकल गया। वहां मौजूद लड़कियां रुद्र की आकृति को आंखें फाड़कर देख रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि रुद्र कितना दबंग है। जाहिर है आदित्य के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। आखिरकार किसी ने पहले उसे इस तरह धमकी नहीं दी थी। अब तक हर कोई मन ही मन शक कर रहा था कि क्या रुद्र सच में मुंबई का मिस्टर रुद्र है, लेकिन अब वे पक्के तौर पर जान गए थे कि यह रुद्र ही है। नहीं तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं आती। उसने इतने लोगों के सामने सौरभ के हाथ पैर तोड़ दिए और यहां तक कि लू परिवार, लांबा परिवार और मलिक परिवार को भी उकसाया। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद अब तक 1000 बार मर चुका होता, लेकिन इस समय वो बिना किसी चोट के यहां से जा सकता था और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोके। शिवम ने बेबसी भरे भाव से रुद्र की दूर होती आकृति को देखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि रुद्र का ये कदम थोड़ा ज्यादा ही बेवकूफी भरा था। भले ही रुद्र मुंबई का मिस्टर रुद्र था और उसने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया था कि वह कई लोगों को नजरअंदाज कर सके, पर उसने अभी अभी सौरभ के हाथ पैर तोड़े थे और इतने सारे लोगों को उकसाया था। ये साफ तौर पर आसमान की ऊंचाई न जानने जैसा काम था। रुद्र की पृष्ठभूमि और पहचान कितनी भी भयानक क्यों न हो,
वह निश्चित रूप से इन तीनों बड़े परिवारों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पूरे पुणे में और किसकी हिम्मत होगी कि वह इस तरह पेश आए। पता नहीं रुद्र इस स्थिति से कैसे निपटेगा। शिवम ने मन ही मन आह भरी। जहां तक रेवती की बात है, उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सा भाव झलक रहा था। उसने पहले रुद्र के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज तक उसे हकीकत में नहीं देखा था। उसे लगा कि रुद्र सच में वैसा ही है जैसा अफवाहों में था। अगर आपको उसकी पहचान मिस्टर रुद्र के रूप में नहीं पता होती तो आप उसे पागल समझते, लेकिन एक बार जब आपको उसकी पहचान पता चलती है तो आपको उसमें एक बेमिसाल आकर्षण दिखाई देता है। रेवती को लगा कि रुद्र बाकी सभी पुरुषों से अलग है। उसमें एक दबंग ऑरा है जिसे समझना मुश्किल है। अगर रुद्र की सगाई प्रिया से नहीं हुई होती तो शायद रेवती भी रुद्र के करीब जाने की कोशिश करती, लेकिन अब वह जानती थी कि उसके पास कोई मौका नहीं है। एक ऐसा आदमी जो रेवती जैसी महिला को भी आकर्षित कर सके, वह भला साधारण कैसे हो सकता है? पता नहीं रुद्र इस स्थिति को संभालने के लिए क्या योजना बना रहा है। ये मामला अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। रेवती हल्के से मुस्कुराई। दूसरी ओर आदित्य अभी भी रुद्र की धमकी में डूबा हुआ लग रहा था। उसे पहले कभी ऐसी धमकी नहीं मिली थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने ऐसा महसूस पहले कभी नहीं किया था। रुद्र, मिस्टर रुद्र, काफी दिलचस्प। आदित्य ने हंसकर मजाक उड़ाया, फिर अपने आसपास के लोगों की तरफ मुड़कर चिल्लाया, तुम सब यहां खड़े क्यों हो? जल्दी करो और मिस्टर सौरभ को अस्पताल ले जाओ। जी। आदित्य की बात सुनकर सबने तुरंत जवाब दिया और बेहोश सौरभ को बाहर ले गए। प्रिया के साथ होटल छोड़ने के बाद रुद्र ने मुड़कर उसे देखा। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए कहा, प्रिया, मुझे माफ कर देना। आज मैंने जो कुछ भी किया उससे तुम्हें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, उसने रुद्र से कहा। उसके चेहरे पर पछतावा था। उसकी बात सुनकर वो एक पल के लिए चौंका, फिर मुस्कुराकर पूछा, तुम अचानक माफी क्यों मांगना चाहती हो? क्या मुझे माफी नहीं मांगनी चाहिए? आखिरकार ये सब मेरी वजह से ही तो हुआ है। इन बातों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसने शांत भाव से जवाब दिया। कैसे कोई लेना देना नहीं है? प्रिया ने सीधा सवाल किया, फिर आगे कहा, मुझे अब सच में पछतावा हो रहा है। अगर मुझे पता होता कि ये लोग जानबूझकर तुम्हें उकसा रहे हैं और मुश्किल में डाल रहे हैं तो मैं तुम्हें यहां लाती ही नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने अति करेंगे। मुझे समझ नहीं आता कि वे बिना किसी कारण तुम्हें क्यों उकसाना चाहते हैं। ये लोग बस मुझे गंभीरता से नहीं लेते। उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए आदित्य से मुकाबला करने के लायक नहीं हूं, इसलिए उन्होंने मुझे सबक सिखाने और मुझे पीछे हटने के लिए मजबूर करने की योजना बनाई। रुद्र ने प्रिया को देखते हुए समझाया। अब चीजें इस तरह हो गई है। प्रिया ने हल्के से आह भरी। अब जब उन्हें मेरी पहचान पता चल गई है तो मुझे लगता है कि वे अब दोबारा मुझे उकसाने नहीं आएंगे, रुद्र ने हल्के से कहा।